नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। आज हम जिस न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं, ये न्यूज़ जुड़ती है बिहार से। और न्यूज़ आ रही है कि बिहार में अब प्राइवेट खोलना हुआ आसान। यानी अब जो भी जिसके मन में होगा, हर व्यक्ति अगर प्राइवेट स्कूल खोलना चाहता है तो उसके लिए अब चीज़ें आसान हो जाएगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो वहाँ पर जो भी पहले से नियम कानून थे, चाहे वो ज़मीन को लेकर हों, चाहे एनओसी से लेकर हो, वो अब पहले की तुलना में आसान हो चुके हैं। तो इसी न्यूज़ से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ क्या है? तो बिहार से ये न्यूज़ आ रही है कि अब जो प्राइवेट स्कूल है वो खोलने की राह काफ़ी आसान हो चुकी है। जिसकी भी इच्छा होगी, पहले काफ़ी दिक्कतें होती थी। जैसे बात करें कि इसके लिए जो भूमि का एक अनिवार्यता थी, या फिर एनओसी से जुड़े हुए या रिन्यूएबल, या इस तरह की बहुत सारी जो कह सकते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण नीतिगत जो पहलू थे वो पूरा करना पड़ता था। लेकिन अब उनमें ढील दी गई है, जिस कारण से अब बिहार में प्राइवेट स्कूल खोलना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक आसान काम हो सकता है। तो नीतीश कुमार की जो सरकार है वो नित्य नए नए पहल लेकर आ रही है, और उसी क्रम में देखेंगे तो अब निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा क्षेत्र में सुधार करने के तहत ये पहल देखने को मिल रही है। जो भी लैंड है, जो भूमि है, एनओसी है, नो ऑब्जेक्शन जो सर्टिफिकेट होता है, उससे जुड़े हुए जो नियम है उनमें ढील देने की तैयारी राज्य सरकार कर रही है। और इसके पीछे जो उद्देश्य है, अगर उद्देश्य की बात करें कि इसके पीछे उद्देश्य राज्य सरकार का क्या है, तो ईज ऑफ जो डूइंग बिजनेस है उसको राज्य में बढ़ावा देना। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कह सकते हैं कि प्राइवेट जो पार्टनरशिप है या प्राइवेट जो पार्टिसिपेशन है उसको प्रमोट करना है। और सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है वो प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित करना, जिससे राज्य में क्या हो कि बच्चों को अधिक से अधिक शैक्षणिक जो विकल्प हैं वो प्राप्त हो सके। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम समझ लेंगे, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जा रही है ये है क्या? तो आसान जो शुरुआत होती है, त्वरित जो प्रक्रिया होती है, न्यूनतम जो कानूनी प्रक्रिया होती है, उसी के तहत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आता है। कि जहां भी बिजनेस की बात आती है तो बिजनेस को आसान करना ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। मीनिंग आसान शब्दों में देखें, दुकान, कंपनी, स्कूल या इस तरह के किसी भी चीज को खोलने को आसान बनाना, जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया है वो आसान बनाना, सहूलियत के स्तर पे लाना, कम कागजी जो कार्रवाई है या कम कागजी जो काम है वो लाना, सरकारी जो दिक्कतें हैं उनको कम करना ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहलाता। अब थोड़ा सा न्यूज की बात करें कि बिहार में जो शिक्षा क्रांति लाने का प्रयास किया जा रहा है कि अब प्राइवेट स्कूल खोलना हुआ आसान। नीतिगत स्तर पे बहुत बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, और इस बदलाव का आखिर क्या प्रभाव होगा, क्या ये इतना आसान है या इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, उन पर भी आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, जो भी बदलाव हो रहा है, अगर बदलाव की बात करेंगे तो बिहार सरकार का जो भी राज्य में निजी स्कूल है उनको बढ़ावा देने के लिए जो भी भूमि है, एनओसी है, उसकी शर्तों में ढील दी जा रही है। और इसके लिए उद्योग विभाग क्या है, इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। अब 1 एकड़ जमीन की जो अनिवार्यता है या 3 साल में जो रिन्यूअल जैसी जो आवश्यकता है, उसमें बड़े स्तर का बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। और बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में जो भी निवेश है, निवेश करने वाले और निजी स्कूल चलाने वाले जो भी इच्छुक लोग हैं, उनके लिए नीतीश की जो सरकार है उसने बड़ी राहत का काम किया है, उसका रास्ता साफ किया है। और राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट स्कूल खोलने की जो शर्तें हैं उसमें अब छूट का आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि बिहार की स्थिति की, तो बिहार लंबे समय से आप देखेंगे तो बुनियादी जो ढांचा है, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझता हुआ राज्य है। सरकारी स्कूलों से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं बिहार में हैं, चाहे वो शिक्षकों की कमी की बात करें, बुनियादी सुविधाओं की बात करें, या फिर कह सकते हैं लर्निंग जो आउटकम है वो काफ़ी कमज़ोर है। और इसी कारण से प्राइवेट स्कूलों की जो डिमांड है वो बिहार राज्य में सबसे अधिक है, और वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन कड़े नियम जो लैंड से जुड़े हों या फिर कह सकते हैं कि एनओसी से जुड़े हुए हैं, इस कारण से जो निवेशक हैं वो प्राइवेट स्कूल सेक्टर में इन्वेस्ट करने से हिचकते हैं। छोटे शहरों की बात करें, गाँव के स्कूलों की बात करें तो वो भी खोलना बिहार में मुश्किल है। और उसी को ध्यान में रखते हुए बड़े स्तर पे देख सकते हैं कि नीतिगत जो बदलाव है उसकी आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। अगर हम बात करेंगे जो भी सरकारी स्कूल हैं उनकी जो वर्तमान स्थिति है, वहाँ पर जो भी टीचर हैं उनकी शॉर्टेज है।
बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, कमजोर जो लर्निंग आउटकम है, ऐसी समस्याएं पहले से यहाँ पर विद्यमान थी और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कह सकते हैं कि बढ़ती हुई जो मांग है कि गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है उसके लिए प्राइवेट स्कूलों की जो मांग है वो जो लगातार बढ़ रही थी, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार की सोच में अब जो बदलाव है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो बदलाव देखने को मिल रहा है इसके पीछे सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है कि वहाँ की जो ज़रूरतें हैं उनका सरकार के ऊपर दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले रेगुलेशन हैवी अप्रोच से होता था, अब क्या है फैसिलिटेशन या फिर प्रमोशन जो अप्रोच है उसकी कहीं ना कहीं एक महत्ता थी। लेकिन ये जो बदलाव है ये भारत में चल रहे एक तरह से व्यापक जो सुधार है उनसे जुड़ा हुआ है, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है या कम्पिटिटिव जो फेडरलिज्म है उसकी कंसेप्ट पे है। तो पहले से कह सकते हैं कि जो प्रगति में बाधा थे, पुराने जो नियम का चक्रव्यूह था, चाहे वो कड़े भूमि नियम से जुड़ी हुई जो बातें हों या फिर एनओसी से जुड़ा हुआ जो एक अंतहीन चक्रव्यूह है, अब इसे एक तरह से तोड़ने का जो काम है वो सरकार करने जा रही है। और सरकार की जो सोच है वो अब बदल चुकी है। अब क्या है, पहले ये था रेगुलेशन हैवी अप्रोच, अत्यधिक नियंत्रण था, लेकिन अब फैसिलिटेशन प्रमोशन जो सुगमता है उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ये जो बदलाव है ये कॉम्पिटिटिव जो फेडरलिज्म है उसको और बढ़ाएगा। और उद्योग विभाग को इसके लिए पूरा नोडल एजेंसी बनाया गया। नियमावली में बदलाव करने की बात कही गई है कि इस नई पहल के तहत देखेंगे जमीन पर इसे उतारने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तत्पर है। शिक्षा विभाग ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है और माध्यमिक शिक्षा के विशेष जो निदेशक हैं उनको इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। और सरकार प्राइवेट स्कूल खोलने संबंधी जो भी मसौदा है, नियमावली है, उसमें जरूरी जो संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है उसमें संशोधन करने जा रही है, जिससे स्कूल जो प्रबंधन है उसको भूमि और अन्य जो संसाधन है उसके इंतजाम करने में आ रही जो दिक्कतें हैं उसको आसानी से वो दूर कर सकते हैं। नियमावली में जो भी महत्वपूर्ण संशोधन की बात की जा रही है, अगर उस पर हम बात करें तो कई सारे जो बदलाव हैं उसकी चर्चा है। जैसे कहा जा रहा है कि प्रमुख जो प्रावधान है उसमें नोडल एजेंसी रखी गई है। बिहार जो उद्योग विभाग है उसको नोडल विभाग इसके लिए बनाया गया है। शिक्षा जो विभाग है, एजुकेशन जो डिपार्टमेंट्स है उसे एक तरह से समन्वय के स्तर पर रखा गया है। और वर्तमान जो नियम है जिसमें सीबीएसई स्कूल कम से कम एक एकड़ जमीन की अनिवार्यता है, या फिर आईसीएससी जो स्कूल है कम से कम 50 डेसिमल जो जमीन की आवश्यकता की बात की गई है, या हर साल 3 साल में जो एनओसी रिन्यूअल अनिवार्य है, ऐसी जो शर्तें हैं ये निवेशक के लिए बाधा बन रही थी। तो अब क्या है कि प्रस्तावित जो बदलाव है उसमें इस तरह के जो जमीन की बात कही जा रही थी इसमें बदलाव किया जा रहा है। भूमि की जो अनिवार्यता है उसमें रियायत दी जा रही है। एनओसी की जो प्रक्रिया है उसको सरल और कम बार रिन्यूअल करने की बात की जा रही है। तो जो भी कह सकते हैं नियमावली है उसमें महत्वपूर्ण जो संशोधन है वो करने की बात की गई है। नई नीति के तहत आप देखेंगे कि जो भी शर्तें हैं उसमें रियायत देने की बात की जा रही है। और माना यह भी जा रहा है कि नई जो नीति होगी इसके तहत भूमि की इन शर्तों में रियायत बड़े स्तर पर दी जाएगी। जो भी एनओसी है रिन्यूअल की जो प्रक्रिया उसको भी सरल और समय सीमा बढ़ाया जा सकता है, जिससे स्कूल संचालक को बार बार विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो ये बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। और दूसरी बात देखिए, अगर हम इसके प्रभाव की बात कर लेंगे कि नई जो नीति लाई जा रही है इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो देखिए इसके कई सारे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। जैसे अगर हम बात कर ले कि एक व्यापक स्तर पे जो प्रभाव हो सकता है वो तो शिक्षा के ऊपर देखने को मिल सकता है। जो स्कूल डेंसिटी है वो बढ़ सकती है, स्कूलों की संख्या बढ़ सकती है, तो बच्चों के लिए अधिक से अधिक शैक्षणिक विकल्प मिल सकते हैं। कंपटीशन का माहौल उत्पन्न हो सकता है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो सकता है, न्यू एज स्कूल डिजिटल स्मार्ट जो क्लासेस हैं वो बन सकते हैं। लेकिन लो कास्ट स्कूल की जो क्वालिटी कंसर्न है वो एक बड़ा मुद्दा होगा। यही नहीं, अगर हम आर्थिक स्तर पर भी देखें तो जो रोजगार की बात की जा रही है, एजुकेशन सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जो जनरेटर है उस तरह से ये काम करेगा। टीचर, एडमिन स्टाफ, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए जो लोगों की जरूरत है, लोकल जो इकोनॉमी है उसको भी इससे बूस्टअप मिलेगा। अगर सोसाइटी के स्तर पे हम देखेंगे तो पेरेंट्स को अधिक विकल्प मिलेंगे, माइग्रेशन कम होगा, दूसरे राज्यों में पढ़ाई के लिए नहीं जाना पड़ेगा। और लेकिन यहाँ पर इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। इससे ये भी कहा जा रहा है कि रिच वर्सेस जो पुअर स्कूल्स है
वो एक बड़ा इशू हो सकता है। और दूसरे स्तर पे क्षेत्रीय स्तर पे भी विकास हो सकता है, क्योंकि टायर 2 टायर 3 जो सिटीज हैं वहां पर जो निवेश है उसमें अंतर है, और इस कारण से जो एक रीजनल कह सकते हैं कि डेवलपमेंट है वो बैलेंस शायद न रहे। तो इस कारण से देखें तो इस तरह के तो व्यापक प्रभाव होंगे, लेकिन इसके साथ ही कई सारी जो चुनौतियां हैं वो भी देखने को मिल सकती हैं। जैसे पहली जो चुनौती है वो गुणवत्ता से जुड़ी हुई हो सकती है, गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है, अत्यधिक व्यावसायीकरण हो सकता है, कमजोर नियमों से मानकों में एक तरह से असमानता देखने को मिल सकती है, सरकारी स्कूलों पर इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। तो जब नियंत्रण बहुत कम होगा तो एक तरह से डिग्री की जो दुकानें होती हैं वैसी स्थिति हो सकती है, बहुत सारे स्कूल खुल जाएंगे, भरमार हो जाएंगे, लेकिन क्वालिटी नहीं होगी, सिर्फ डिग्री मिलेगी। तो ऐसी दिक्कत की संभावना जताई जा रही है। गुणवत्ता में गिरावट हो सकती है, लो कास्ट स्कूलों में शिक्षा के स्तर से समझौता होने का खतरा बना रहेगा, या इनइक्वालिटी की बात की जा रही है कि प्राइवेट जो स्कूल है इफिशियंसी वर्सेस जो गवर्नमेंट स्कूल इक्विटी है उसके बीच में एक बड़ा जो खाई है वो देखने को मिल सकता है। तो दोनों के बीच में जो संतुलन है वो भी बनाए रखना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। तो क्या किया जा सकता है आने वाले समय में, आगे इसके लिए क्या समाधान हो सकता है? तो कई सारी बातें कही गई हैं, जैसे न्यूनतम मानक की बात की जा रही है कि गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन करना सबसे महत्वपूर्ण इसके लिए समाधान हो सकता है। लाइट जो फैसिलिटेशन है उसकी सुविधा दी जा सकती है, मिनिमम जो स्टैंडर्ड फिक्स है वो करना होगा ताकि लर्निंग आउटकम आधारित निगरानी रखी जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो रिजल्ट पर फोकस किया जाए, या फिर फी रेगुलेशन मैकेनिज्म यहाँ पर लाई जानी चाहिए। पेरेंट्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचना चाहिए, पीपीपी मॉडल लाना चाहिए। गवर्नमेंट और प्राइवेट जो कोलैबोरेशन है उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। डिजिटल मॉनिटरिंग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑनलाइन इंस्पिरेशन या ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर अगर स्थापित की जाती है तो महत्वपूर्ण बात हो सकती है। और परिणाम आधारित निगरानी तो सबसे महत्वपूर्ण है। फीस पर नियंत्रण होना चाहिए। बाकी हमने बताया कि पब्लिक प्राइवेट जो मॉडल है उस पे लाना चाहिए। डिजिटल मॉनिटरिंग करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर स्थिति हमें देखने को मिल रही, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये कहा जा रहा है कि ये पहल बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन सेक्टर में एक उदारीकरण, लिबरलाइजेशन की ओर ले जाता है। लेकिन सरकार को ये जरूर सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्ता या फिर समानता, सुलभता से समझौता न किया जाए। ये पहल कम नियम ज्यादा विकास की दिशा में कदम है, लेकिन सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार ईज, क्वालिटी, इक्विटी का संतुलन कैसे बनाए रखती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर हम थोड़ा सा बात कर लें, चूंकि न्यूज़ पूरा हमने देख लिया, इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो बार बार आ रहा है इसके बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है ये है क्या। किसी देश, किसी भी राज्य में व्यवसाय शुरू करना, चलाना, बंद करना कितना आसान है। यानी सरकार के जो नियम है, सरकार की जो प्रक्रियाएं हैं, जो नीतियां हैं, वो ऐसे हों कि जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उसे आसानी हो बिजनेस करने में, बिजनेस शुरू कर सके, कम समय कम लागत उसकी लगे, और अनावश्यक स्तर पे जो कागजी कार्रवाई है उससे उसे बचाया जा सके। किसने शुरू किया? तो सबसे पहली बार इसे वर्ल्ड बैंक ने शुरू किया। कब शुरू किया? तो 2003 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कंसेप्ट शुरू किया, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स भी जारी किया विश्व बैंक ने। इसमें देशों को रैंक दी जाती थी कि वहां बिजनेस करना किस देश में कितना आसान है। हालांकि 2021 में ये रिपोर्ट बंद कर दी गई, लेकिन इसका कंसेप्ट आज भी क्या है, दुनिया भर में प्रचलित है। किन चीज़ों पर ये आधारित है? तो देखेंगे कि किन चीज़ों पर ये आधारित है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन परमिट लेना, बिजली कनेक्शन लेना, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, लोन, क्रेडिट, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, टैक्स का भुगतान करना, ट्रेड का, या फिर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, बिजनेस बंद करना, ये सारी बातें इसमें शामिल की जाती है। तो आसान भाषा में अगर आप देखेंगे तो किसी राज्य में लाइसेंस जल्दी मिल जाए, ऑनलाइन आवेदन हो जाए, कम भ्रष्टाचार हो, कम नियम हो, स्पष्ट कानून हो, तो वहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा माना जाता है। और भारत के संदर्भ में आप देखेंगे तो भारत ने 2014 में, 2014 में जो भी कह सकते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसके सुधारों पर खास तौर पे जोर दिया। भारत की जो रैंकिंग थी 2014 में 142वें,
विश्व में स्थान था इसका 2020 में, ये 63वें स्थान पे था। तो सुधार के कारण ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी लागू हुआ या फिर इंसॉल्वेंसी या फिर बैंक करप्सी जैसी जो बहुत सारे सुधार हुए, तो वो खास तौर पे महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे आज जो हमने न्यूज़ पढ़ा कि बिहार के संदर्भ में जो भी प्राइवेट स्कूल खोलने के जो नियम है वो आसान करना, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन एजुकेशन सेक्टर से जुड़ता है। यानी जो मीनिंग इसका यही है कि कम जमीन की जरूरत, आसान एनओसी प्रक्रिया, कम सरकारी बाधाएं, या इससे निवेश जो बढ़ेगा उससे क्या होगा, बिहार का विकास होगा। लेकिन यहाँ पर सावधानी भी होनी चाहिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संदर्भ में, कि इसका मतलब ये नहीं है कि नियम पूरी तरह से समाप्त कर दिए जाएंगे। ढील दी जाएगी, ईज होगा, सुविधा होगी, रेगुलेशन होगा यानी नियंत्रण होगा। तो ये पूरा हमने देख लिया कि आखिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है क्या। इसी पर आधारित एक प्रश्न है कि ये जो इंडेक्स है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता था? आईएमएफ, विश्व बैंक, डब्ल्यूटीओ, यूएनडीपी, जो कि अब बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये काफ़ी पॉपुलर है और इसके संदर्भ में भारत में भी इस कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।